बॉडी अगर मोशन में हो तो उस मोशन की वजह से या उस मोशन के दौरान उसमें मौजूद एनर्जी जो है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखा है द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जीरो से लेकर या सेंटर से लेकर इधर तक जितना बात आ रहा है उन्हें मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। देखो ये 0 to 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउन है, तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल हमारे पास आ रहा है 180, और जब आप cos 180 करेंगे -1 के बराबर होगा। तो इधर रखता हूँ मैं, जितना इसको ग्राउंड से ऊपर लेके जाता हूँ इसमें एनर्जी स्टोर होता जाएगा। तो हाइट पे लेके जाने से इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो किसके बराबर होगा, मैं कितना इस बॉडी को ग्राउंड से उठाने में काम करूँगा। जितना मैं इस पे वर्क करूंगा उतना इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क डन मालूम करेंगे बाय वेरिएबल फोर्स हो तो हमें पाथ को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब पाथ को हमने क्या करना है, व्हेन वी डिवाइड द होल पाथ इनटू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने पढ़ा था जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर, और ग्रेविटेशनल चैप्टर है जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जो है ना उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। असल में ये है एनर्जी से। जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास काम करने की सलाहियत किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद हो, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकते हैं। तो जिसकी हम आप बात करें, मिसाल हमारे पास 2 टाइप्स की हम एनर्जीज की बात करते हैं आमतौर पर। एक आता है काइनेटिक एनर्जी, एक आता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक में हम ये कहते हैं कि एक बॉडी अगर मोशन में हो तो उस मोशन की वजह से या उस मोशन के दौरान उसमें मौजूद एनर्जी जो है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एक बॉडी है जो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होते हैं उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है, अब मैं इस मार्कर को इधर रखता हूँ, तो मैं जितना इसको ग्राउंड से ऊपर लेके जाता हूँ इसमें एनर्जी स्टोर होता जाएगा। तो हाइट पे लेके जाने से इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो किसके बराबर होगा, कि मैं कितना इस बॉडी को ग्राउंड से उठाने में काम कर रहा हूँ। तो जितना मैं इस पे वर्क करूंगा उतना इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास एक रबर है, एक स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ, खींचने से उस स्प्रिंग के अंदर पोजीशन चेंज हुआ, जिस उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम कहते हैं कि एक बॉडी को, जो मैंने अभी बात की है, मार्कर मैंने जमीन से उठा के यहाँ तक लेके आया, ग्राउंड से उठा के इधर तक लेके आया, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास डैम्स है या पावर हाउसेस जो हमारे इस साइड में होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, तो उसमें आप देखेंगे वहां पे जो पावर जनरेशन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, उसके लिए आपने बहुत हाइट से पानी को लेके आना होता है, फिर उसको टरबाइन पे जो है इंसिडेंट करेंगे, या टरबाइन पे जब लगता है स्ट्राइक करता है टरबाइन घूमना शुरू करेंगे, तो उस पानी के अंदर जो हाइट पे स्टोर एनर्जी होती है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व हमारे पास बहुत सारे ऐसे बॉडीज है जिसकी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसे हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता है। अच्छा जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अब डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m। हमने क्या करना है एक बॉडी को, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, हम क्या करने जा रहे हैं, एक बॉडी को जमीन से आपने उठा के ले जाना है इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जाना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो हमें उस बॉडी को ग्राउंड से उठा के इनफाइनाइट पे लेके जाने के लिए कितना काम करना पड़ा, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन
ये हमारे पास फॉर्मूला जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, अगर हम ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो ये बराबर होता है mgh के। mgh का मतलब है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बट ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये उस वक्त एप्लीकेबल है इफ वी आर नियर अ सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि जे जी की जो वैल्यू हम आमतौर पर लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नियर सरफेस के लिए है, नियर सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। लेकिन जब हम इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो वहां तो 9.8 नहीं होगा, जितना आप हाइट पे चले जाओगे इस जी की वैल्यू तो वेरी होगा, डिक्रीज होंगे। सो हमने क्या लिखा है, एज द अबव फार्मूला इज ओनली एक्यूरेट फॉर नियर सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो फार्मूला है ये तो एप्लीकेबल ओनली फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ है। हमने तो सरफेस ऑफ अर्थ में नहीं लिखना, उसके करीब नहीं रखना है, वी आर गोइंग फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब आप एक बॉडी को फार अवे लेके जाएंगे तो हमने कहा वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये तो सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट है या नियरली सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमारे पास मसला क्या होगा, ये जो जी की वैल्यू है अर्थ से अवे जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड हमारे पास mgh वाला फार्मूला इनएक्यूरेट हो जाएगा, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते जब एक बॉडी को इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है हमें एक अल्टरनेट इसके लिए कोई फार्मूला डिराइव करना होगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे, मिसाल के तौर पे यहां मैंने एक चीज ये लिखा है कंसेप्ट ऑफ जीरो रेफरेंस। हम जब भी ना, मैंने इस मार्कर की बात की, मैं मार्कर को ग्राउंड से उठा रहा हूं, अब मैं जहां कह रहा हूं ये इस जो बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है, अब मैं सेकंड फ्लोर से इसको उठाता हूं तो मेरे लिए सेकंड फ्लोर जीरो रेफरेंस पॉइंट है। अब एक बंदा छत पे है तो उसके लिए वो ग्राउंड है, जीरो रेफरेंस पॉइंट है। इसी तरह एक बंदा 50वें मंजिल के ऊपर है तो उसके लिए वो 50वें मंजिल ही वो एज ए रेफरेंस के तौर पर लेंगे। अब जब आप इसको रेफरेंस जब लेंगे तो मिसाल के तौर हम ये कहते हैं कि एक बंदा यहां पे है, एक बंदा यहां पे है और एक बंदा यहां पे। अब आप देखें जी ये ए है, बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट। आप क्या कर रहे हैं, एक बंदा ने यहां से एक मास को उठा के इधर तक लेके जाता है तो इसका हाइट मिसाल 10 मीटर आगे, 10 मीटर आएंगे तो ये मिसाल के तौर पर ये मास है 5 केजी का मास है। अब मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करता हूं, ये इसने रेफरेंस पॉइंट लिया इसके लिए। अब ये हो जाएगा mgh के फॉर्मूले से, m हमारे पास 5 हुआ, g हमारे पास मैं 10 नियरली 10 लेता हूं और हाइट भी 10 लेता हूं, तो 10 10 100 मल्टीप्लाई 5 होगा तो 500 इसमें जूल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर आई। अच्छा, बी बॉडी के हिसाब से इसने यहां से इधर तक लेके गया। अब इसके लिए जो हाइट है ना वो 10 नहीं है, उसके लिए हो जाएगा मिसाल के तौर पर इसके हिसाब से ये हुआ मैं कहता हूं ये 20 मीटर हाइट पे लेके गए, वही मास है, वही 10 केजी मास है। अब मैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकता हूं mgh वाले फॉर्मूले से, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 10 10 से 100 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 100 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 जूल। यानी इधर इस बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल, इसके लिए हमारे पास 2000 जूल, इसके लिए 500 जूल। अब इस बंदे के देखें जी, ये इसने रेफरेंस पॉइंट ले तो यहां से इधर लेके गए, इसका हाइट आ रहा है मिसाल के तौर पर 5 मीटर हाइट पे लेके। अब मैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मालूम करता हूं, m यहां पे 10 है, g यहां पे 10 है और हाइट भी हमें 5 देंगे। अब कितना होगा, 10 10 से 100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ रहा है 500। अच्छा, इसका भी 500 जूल आ रहा है, इसका भी 500 जूल आ रहा है। फर्क क्या होगा, इसका हाइट देखिए, मसला तो नहीं हुआ, 10 मास 5 केजी। अच्छा, मैंने यहां मास को 10 लिया, मैं मास को 5 लेता हूं, तो 5 कितना होगा, 5 10 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आएगा 250 जूल। अब देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी 250 आ रहा है, इसके लिए आ रहा है 2000 जूल आ रहा है, इसके लिए आ रहा है 5000 जूल। वही एक बॉडी को वो डिफरेंट हाइट से रेफरेंस ले रहे हैं। अब ये तो इनएक्यूरेट हो जाएगा, हम ये नहीं कह सकते कि अब एनर्जी आप किसको एज ए रेफरेंस लेंगे। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ग्रेविटेशन, उसके लिए आपको क्या करना होगा,
एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाना हो जहां हम कहें कि बिल्कुल वो हमारे लिए जीरो है, जीरो पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं। तो जीरो रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। हमें सबसे पहले रेफरेंस को तय करना होगा कि हमने कौन सा पॉइंट एज ए रेफरेंस के तौर पर लेंगे। सो हम क्या करेंगे, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आर इंफिनिटी पे लेके जाएंगे। आर इंफिनिटी का क्या मतलब है? आर का मतलब है व्हेन वी गो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ से आप चले जाएं कि कहां तक? इंफिनिटी तक, जहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे जीरो होगा? उसके लिए हमने फॉर्मूला, मिसाल हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। इस फॉर्मूले में हमारे पास देखो मास भी होगा, g की वैल्यू hi। अब हमने कहा ना कि आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, हाइट इंफिनिटी पे लेके जाना है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, मतलब ये है g की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब जब g की वैल्यू जीरो होगा, g की वैल्यू जीरो का मतलब ये है, मैं यहां पे पुट करता हूं मिसाल के तौर पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m मेरे पास 5 kg है और g की वैल्यू मैं जीरो करता हूं और h मैंने लेंगे मिसाल के मैं 5000 या जो भी हमारे पास होगा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सो उस पॉइंट पे हमने लेके जाना है। लेकिन जब आप एक बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ से या सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी पे लेके जाएंगे तो वहां तक पहुंचने पर जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा तो इस दौरान जो इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो भी चेंज होगा। तो मैं एक बॉडी को यहां से लेकर, इस सेंटर से लेकर इधर n तक जब मैं लेके जाऊंगा, n तक लेके जाते हुए जब मैं काम करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि मैंने कितना टोटल वर्क किया। यहां से लेकर इधर तक लेके जाना है। अब टोटल वर्क हमारे पास मैं मालूम करूंगा तो उस दौरान मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। अब फोर्स जब वेरिएबल होगा तो आपने मिसाल फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क डन मालूम करेंगे बाय वेरिएबल फोर्स हो तो हमें पाथ को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अब पाथ को हमने क्या करना है? व्हेन वी डिवाइड द होल पाथ इनटू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, इन नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जब हम डिवाइड करेंगे वी कैन से दैट एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हैविंग अ कांस्टेंट वर्क। अब हमारे पास आते हैं, देखिए मैं अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ूंगा तो हमने कंसीडर किया हमारे पास एक मास m है जो प्लेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ है हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इक्वल टू r। ये मेरे पास एक मास है, इस बिल्कुल सरफेस पे मौजूद है। इसका सेंटर से लेकर इधर तक का जो फासला है ना, वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। यानी हमने क्या कहा कि सरफेस पे मौजूद एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए जो फासला है सेंटर ऑफ अर्थ से, वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। अच्छा, एज द मास ऑफ अर्थ me, जैसे हम अर्थ के मास को हम क्या कहेंगे? इस अर्थ का मास क्या है? me है। और n आर डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम 1 to n। अब हमें क्या करना है? इस बॉडी को जो सरफेस पे था, इसको यहां से लेके जाने का आता है, n तक लेके जाएंगे। अब n तक लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वी डिवाइड द होल डिस्प्लेसमेंट इनटू n स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स डेल्टा r। हमने ये जो जीरो से लेकर या सेंटर से लेकर इधर तक जितना हमारे पाथ आया ना, उन्हें मैंने छोटे छोटे पाथ में डिवाइड। देखो ये 0 to 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इसी तरह n तक चले जाएंगे। n से पहले वाला स्टेप क्या होगा? जैसे हमें पर 100 में n लूंगा तो 100 से पहले वाला क्या होगा? 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा, 98 आएगा। इसी तरह n हमारे पास आगे इनफाइनाइट पॉइंट है, उससे पहले वाला n-1, उससे पहले वाला n-2, n-3 करते 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 आप 0 पे या 0 से बढ़ते 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 n पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि जितना हमने, ये देखो, अब हम ये कहेंगे जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों किया, ये देखो 1 0 से लेकर 1 तक को मैंने डेल्टा r कहा, ये भी डेल्टा r है, ये भी डेल्टा r है, ये भी, ये जो 1 से लेकर n तक मेरे पास जितना मेरे पास पाथ आया है, n1 से लेकर यानी 0 से लेकर n तक, मैंने इसको क्या किया? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड की। ये जो हर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा r के बराबर है। अब हमें कहेंगे एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हैविंग अ कांस्टेंट वर्क। हम ये कहेंगे कि हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जितना हमने काम किया ना, वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है। सो जितना हम पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में आया वो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन। नेट वर्क डन हमने सेंटर से लेकर n तक लेके जाने के लिए कितना किया? सो एज वी गो अप द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। जैसे आपने कहा जितना आप हाइट पे चले जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता जाएगा।
सो वी गेट द टोटल वर्क बाय समिंग अप ऑल द इंडिविजुअल वर्क डन। तो हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क डन मालूम करने के लिए हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हमने कितना काम किया, जैसे कि 0 से लेकर 1 तक के लिए पहला वर्क डन W1, फिर 1 से लेकर 2 तक के लिए W2, 2 से 3 के लिए W3, इसी तरह आखिर तक जब आप चले जाओगे तो वो Wn के बराबर हो जाएंगे, ये Wn। तो आपने क्या करना, इन तमाम वर्क को वर्क नेट में सम करना, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द W1 W2 W3 W4 एंड सो ऑन Wn। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मैं पहले ये देखूंगा, मैं अगर एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से 1 तक लेके जाऊंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, FD है। तो यहां हम एवरेज फोर्स लेंगे, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हमें एवरेज फोर्स लेना होगा। डॉट डेल्टा आर इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट को हटाने से आएगा cos थीटा, F एवरेज डेल्टा आर cos थीटा इज इक्वल टू F एवरेज डेल्टा आर cos, यहां पे क्या है थीटा 180 है। 180 कैसे है, जिसे एक बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउन है, तो यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल हमारे पास आ रहा है 180 है। और जब आप cos 180 करेंगे -1 के बराबर होगा, तो यहां पे हमारे पास आ रही थी -F एवरेज इनटू डेल्टा आर। अब मुझे ये दो चीजें रिक्वायर्ड है, F एवरेज चाहिए और डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए, इसमें मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं। अब हम देखें जी, एवरेज फोर्स का मतलब ये है, एवरेज फोर्स को आप मालूम करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो यहां हमारे पास एक m1 है, m2 है, r स्क्वायर है। एक हमारे पास मास हमारे पास आएगा मास ऑफ अर्थ वाला, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहां जब हम r स्क्वायर की बात करेंगे वो भी एवरेज r होगा, ठीक है जी। तो फार्मूला हमारे क्या बना, F एवरेज इज इक्वल टू कैपिटल G m e m डिवाइडेड बाय एवरेज का स्क्वायर। अब हमारे पास दो चीजें हमें मालूम करना है, एक ये है डेल्टा आर की वैल्यू, दूसरा हमें चाहिए आर एवरेज का वैल्यू, यानी दो चीजें। एक हमारे पास क्या चाहिए, आर एवरेज का स्क्वायर, दूसरा हमारे पास डेल्टा आर। उसके लिए जो एक्स्ट्रा मैंने ये डॉटेड लाइन में जो किया हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा काम है जो हमें ये दो चीजें मालूम करके देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना, देखो जब हम एवरेज की बात करेंगे, मिसाल के तौर पर जब भी आप एवरेज निकालना हो तो वहां दो हायर एंड लोअर वैल्यूज को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो यहां पर भी हमें दो वैल्यूज, हम W1 की बात कर रहे हैं। W1 में हमारे पास एक रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी यहां से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर इधर तक का फासला r है, दूसरा हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर 1 तक का फासला r1 है। अब हमें क्या करना होगा, इस r1 को और re को प्लस करना होगा ताकि मुझे एवरेज r मिले। सो हमने क्या किया, एवरेज के लिए किया re प्लस r1 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 करने से ये हमारे पास अब बनेगा, अब देखो दूसरा ये एक वैल्यू हमारे पास एवरेज के लिए है, दूसरा डेल्टा आर। डेल्टा आर किस तरह, डेल्टा आर के लिए चेंज निकालना ना, जैसे आपने डेल्टा वी निकालना तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हो, इसी तरह डेल्टा आर निकालना है तो यहाँ 1 और सेंटर ऑफ अर्थ तक की हम बात करेंगे। तो डेल्टा आर में r1 बड़ा है ना, सेंटर से लेकर इधर तक का फासला r1 है, उस r1 में से re को माइनस करेंगे। जब आप इस r1 में से इस re को माइनस करेंगे, ये डेल्टा आर हमारे पास रह जाएगा। सो आपने क्या लिखा है, डेल्टा आर इज इक्वल टू r1 माइनस re। यहां से मैं अगर r1 मालूम करूं जो हमें यहां पे पुट करना है, r1 के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा आर इस माइनस को इधर लेके तो प्लस हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, r1 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। इस r1 की वैल्यू को लाइक इधर पुट करें, जब आप r1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या होगा, r एवरेज इज इक्वल टू re, r1 की जगह में डेल्टा r प्लस re डिवाइडेड बाय 2। अब यहां देखो ये दोनों r प्लस हो जाएंगे तो 2re प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां आपने क्या करना है, इस 2 को दोनों के साथ देना है, जब आप दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करोगे ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा re प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2 रह जाएंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए r एवरेज का स्क्वायर चाहिए। r एवरेज के स्क्वायर के लिए हमें इसके दोनों साइड पे स्क्वायर लेना होगा, तो जब हम r एवरेज का स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर लेंगे। अब ये हमारे पास बनेगा re प्लस डेल्टा r डिवाइडेड 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास a की जगह में re है, b की जगह में डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2 है,
तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू आर ई डिवाइडेड बाई इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इन दो टूस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम जरा यहाँ देखें, ये हमारे पास बन जाएगा आर ई का स्क्वायर प्लस इंटू, इसको मैंने जीरो क्यों किया, इसको इसलिए जीरो किया, डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो और स्मॉल हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर लोगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको हम, ये बहुत छोटा है तो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस इंटू आर ई डेल्टा आर बन जाएगा। तो ये आगे आर एवरेज का स्क्वायर आर ई का स्क्वायर प्लस आर ई डेल्टा आर। अब मैं यहाँ से ना डेल्टा आर जो हमने ऊपर लिखा था ये जरा ला के ना इसमें पुट करेंगे। जब आप इसको इधर पुट करेंगे तो ये होगा आर ई का स्क्वायर प्लस आर ई इंटू आर वन माइनस आर ई बन जाएगा। इस आर ई को मल्टीप्लाई करें अंदर, अब हो जाएगा आर ई का स्क्वायर प्लस इंटू आर ई आर वन माइनस आर ई का स्क्वायर। यहां से हम इस आर स्क्वायर को आर ई के स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड था ये आ गया जी आर एवरेज का स्क्वायर आर ई आर वन के बराबर। इसे मैंने कहा है जी क्वेश्चन नंबर 4, इस 4 को आपने लेके पुट करना है इस 4 के अंदर, इस आर एवरेज स्क्वायर के जगह में जब हम इसको पुट करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा एफ एवरेज इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई आर वन। अब हमें ये जो 5 है ये ले जाके 3 में पुट करना है, सी में एवरेज की जगह में पुट करेंगे और जब हम एवरेज की जगह में पुट करेंगे तो W1 इक्वल आ जाएगा GMEM डिवाइडेड बाय RR1 इनटू डेल्टा आर। और डेल्टा आर हमें पता है डेल्टा आर किसके बराबर है, R1 माइनस RE के। सो यहाँ पे R1 माइनस RE आ गया। अब हम यहाँ से काम ये करेंगे, ये जो डिवाइड वाला टर्म है इसको ले जाके इसके साथ डिवाइड करेंगे। अब हम ये कर सकते हैं W1 माइनस GMEM इनटू R1 माइनस RE डिवाइडेड बाय R1 RE। अब इसको फिर से आपने ये जो डिवाइड डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको दोनों के साथ डिवाइड में अलग अलग से रखना है, R1 के साथ भी और RE के साथ भी। तो अगर हम इस तरह करें W1 इज इक्वल टू माइनस GMEM इनटू R1 डिवाइडेड बाय RE और माइनस RE डिवाइडेड बाय R1 RE। अब यहां से क्या कर सकते हैं, R1 के साथ कैंसिल आउट होगा और RE के साथ कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो W1 है द वर्क डन दैट इज डन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द 1, इससे लेकर 1 तक लेके जाने में जो हमने काम किया है वो माइनस GMEM इनटू 1 ओवर RE माइनस 1 ओवर R1 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे। ये हमारे पास आएगा W1 हमारे पास ये था कि वो वर्क डन जो हमने सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर 1 तक इस छोटे से पार्ट में जितना हमने वर्क डन किया था उसे हम W1 कहा, उसके बाद 1 से लेकर 2 तक में W2, उसके बाद W3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो W1 आया वो माइनस GMEM 1 ओवर RE माइनस 1 ओवर R1 के इक्वल आए। इक्वेशन नंबर हमने कहा 6 है। अब हम करते हैं जी सिमिलरली करके हमें क्या करना है, अब ये तो हमारे पास W1 आ गया, W1 वाला तो हो गया हमारे पास। अब हम जाते हैं जी W2 के साथ। W2 वो वर्क डन है जो हमने किया है 1 से लेकर 2 तक में। तो W2 किसके बराबर होगा, W2 देखें जी सिमिलरली आपने क्या करना है W2 इज इक्वल टू माइनस GMEM वही आएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। वहां पे देखो यहाँ 1 ओवर RE पहले है उसके बाद R1 है, अब यहाँ R1 पहले होगा R2 बाद में आएंगे। सेम W3 के लिए भी माइनस GMEM वही रहेगा, अब R2 पहले आएगा R3 बाद में आएगा। इसी तरह 2 3 फिर 3 4 4 5 इसी तरह करते करते हम n तक हम जाएंगे, इस पॉइंट तक हमने जाना है। सो अगला हमारे पास जो n से पहले वाले जो स्टेप है वो n-1 का वर्क डन है। n-1 इक्वल टू होगा माइनस GMEM उसमें भी वही आएगा 1 ओवर n-2, n1 से पहले वाला n-2 उसके बाद n-1 उसके बाद आखिरी हमने जो वर्क डन किया है दैट इज n1 से लेकर n तक का आखिरी वर्क जो कि इक्वल होगा माइनस GMEM वही होगा 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn। ये हमने इक्वेशन नंबर उसको 6 दिया 7 8 9 10। अब हमने यहाँ पे कहा था जो हम टोटल वर्क डन करेंगे इक्वेशन नंबर इसमें आप देखें जी 2 में, तो वर्क डन है नेट वो बराबर होगा W1 W2 W3 W। जितना हमने काम किया है इधर से लेकर इधर तक n तक जितना हमने वर्क डन किया उन तमाम वर्क को जब आप सम करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 को
7, 8, 9, 10 सबको ले जाके हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो हमारे पास ये है, जब वर्क डन 1 2 3, अब देखो मैंने सबके वैल्यूज रखा। वर्क 1 किसके बराबर है, माइनस जीएमईएम 1 और आरई माइनस 1 और आर1। फिर दूसरे का प्लस होगा, लेकिन इसका जो माइनस है वो प्लस माइनस होकर माइनस में आएगा। जीएमईएम 1 और आर1 माइनस 1 और आर2, इसी तरह माइनस जीएमईएम 1 और आर2 माइनस 1 और आर3। इसी तरह करते करते एन इस ये वाला हमारे पास आएगा माइनस जीएमईएम 1 और आरएन माइनस 2 माइनस 1 और आरएन माइनस 1, फिर माइनस जीएमईएम इनटू 1 और आरएन माइनस 1 माइनस 1 और आरएन। अब आप देखिए इन सब में माइनस जीएमईएम माइनस जीएमईएम माइनस जीएमईएम माइनस जीएमईएम एंड माइनस जीएमईएम सब पे कॉमन है, तो हमने कॉमन लिया। जब आप इन सब को कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये ब्रैकेट वाला रह जाएगा। देखो ये वाला हमारे पास रह जाएगा 1 और आरई माइनस 1 और आर1 पहला। उसके बाद ये माइनस, इससे पहले प्लस है तो प्लस 1 और आर1 माइनस 1 और आर2 प्लस 1 और आर2 माइनस 1 और आर3 प्लस 1 और आर3। यानी आप में सब में से इसको कॉमन ले तो ये वाले जो ब्रैकेट वाला टर्म है हमारे पास रह जाएंगे। तो हमने ये लिख दिया लास्ट हमारे पास माइनस 1 और आरएन माइनस 1 माइनस 1 और आरएन तक आगे। अब आप देख लीजिए इनमें ना, ये देखो 1 और आरएन माइनस 1 प्लस के साथ माइनस के साथ, ये 2 प्लस के साथ माइनस के साथ, 3 प्लस के साथ माइनस के साथ, तो 4 भी प्लस के साथ है और माइनस के साथ, वो कट गया। इसी तरह n-2 भी इसी तरह नंबर है, तो n-2 इधर प्लस के साथ है उधर माइनस के साथ होगा। n-1 प्लस के साथ है माइनस, हमारे पास बच जाएगा ये पहला rn 1 और re बच जाएगा माइनस प्लस 1 और rn बच जाएगा। मैंने वही लिख दिया दोबारा, देखो डार्क माइनस जीएमईएम इनटू 1 अपन re। अब हमने ये सारे कट कर दिए, लास्ट में हमने काम करना है। जैसे हमने कहा ना rn जो है दैट इज इंफिनिटी, मैं यहाँ कह चुका हूं ये n जो है ये कौन सा पॉइंट है, इंफिनिटी पॉइंट है, जहां हमने कहा वेयर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। तो हमने कहा rn इंफिनिटी है तो 1 ओवर rn है तो 1 ओवर इंफिनिटी 0 के बराबर आएगा। तो मैं इस इक्वेशन में 1 ओवर rn माइनस 1 ओवर rn के जगह में 0 पुट करूंगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा माइनस जीएमईएम 1 ओवर re माइनस 0, 0 वाला टर्म खत्म हुआ। हमारे पास अब क्या बच गया, w नेट जो है बराबर आएंगे माइनस जीएमईएम इनटू 1 अपॉन re बच जाएगा। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे कहा इक्वेशन नंबर 1 में जितना आपने टोटल वर्क डन किया है इंफिनिटी लेके जाने के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ डब्ल्यू नेट को हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू नेट एंड डब्ल्यू नेट किसके बराबर था, जीएमईएम 1 ओवर आरए के बराबर था। तो आपने जनरलाइज करना है तो आरई के जगह में हमने कहा आर है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द दैट पॉइंट। आप देखो जी पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा वर्क डन नेट वर्क डन के बराबर है और वर्क डन हमारे पास माइनस जीएमईएम 1 ओवर आरई है। अब हमने जनरलाइज करना है ये आरई जो है ना दैट इज आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट पॉइंट। तो हमने इसको जनरलाइज करके आर लिख दिया। अब हमारे पास रह जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस जीएमईएम इनटू 1 अपॉन आरई। ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन जिससे हमने एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए किया, उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को v से रिप्रेजेंट करेंगे, वो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यानी आपने एक यूनिट मास पर 1 केजी के ऊपर कितना काम किया वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, जो कि u v इज इक्वल टू u अपॉन m। u ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, m पर यूनिट मास है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास माइनस जीएमईएम डिवाइडेड बाय r आ गया, मल्टीप्लाई बाय इसका m डिवाइड में आ गया, ये दोनों m कट हो गए, हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस जीएमईएम इनटू डिवाइडेड बाय r आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत लेंथी था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होंगे।